राधे राधे आप सभी को। तो हम लोग देख रहे थे व्याकरण खंड में हिंदी भाषा, तो ये पहला अध्याय है। तो ये लगभग आज ख़त्म हो जाएगा। ठीक, 2 वीडियो इससे पहले बन चुका है इसका, तो आज ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, इसको थोड़ा-सा देख लिया जाए। तो ये भाषा का स्वरूप जो है, इसको हम लोग ये पढ़ लिए थे, भाषा का स्वरूप पढ़ लिए थे। ठीक है, ये भाषा का स्वरूप पढ़ लिए थे, हिंदी भाषा की उत्पत्ति पढ़ लिए थे, और हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय और हिंदी का नामकरण वही चीज़ है, इसको भी हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोगों को पढ़ना है 3 चीज़ है, हिंदी का क्षेत्र है, हिंदी का महत्व है और हिंदी की विशेषताएँ। ठीक? तो ये सब पढ़ना है, हिंदी का क्षेत्र, हिंदी का महत्व और हिंदी की विशेषताएँ। तो हिंदी का क्षेत्र से देखा जाएगा। ठीक है? तो भाषा का स्वरूप हम लोग पढ़े ही थे कि भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्तवाणी को कहते हैं, और परिभाषा हम लोग पढ़े थे। ठीक? और परिभाषा जो लोग दिए थे विद्वान, वो भी याद किए थे कि मनुष्य और मनुष्य के बीच रहेगा तो श्याम सुंदर दास हो जाएंगे, व्यापार रहेगा तो मंगलदेव शास्त्री हो जाएंगे, जिन ध्वनि चिन्ह द्वारा रहेगा तो बाबूराम सक्सेना हो जाएंगे। ठीक, तो ये सब तो हो गया था हम लोगों का। ठीक है, उत्पत्ति भी पढ़ लिए थे, और इसमें एक था कि किस अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली है, ये पढ़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग पढ़ लिए थे। तो अब कहाँ से देखना था, हिंदी का जो ये चीज़ भी पढ़ लिए थे, हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय, हिंदी का नामकरण पढ़ लिए थे हम लोग, कैसे नामकरण हुआ, हिंदी कैसे नाम पड़ गया इसका। तो अब क्या पढ़ना था हम लोगों को, ये हिंदी का क्षेत्र हम लोगों को आज से पढ़ना है। ठीक, तो ये देखा जाएगा हिंदी का क्षेत्र। ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है हिंदी का क्षेत्र। आज हो सके समाप्त हो जाएगा, या थोड़ा सा बचा रहेगा तो उसको समाप्त कर लिया जाएगा, तो एक चैप्टर हम लोगों का हो जाएगा इसमें का, आराम आराम से बिल्कुल पढ़ा जाएगा। देखिए, भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी आज सारे देश की भाषा है। सिद्धांत की दृष्टि से हिंदी का जो रूप राष्ट्रभाषा के लिए ग्रहण किया गया है, उसके भौगोलिक क्षेत्र का सीमांकन भी किया गया है। उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा के तलहटी तक, और पूर्व में भागलपुर से पश्चिम में अमृतसर तक हिंदी खड़ी बोली के रूप में फैली है, और साहित्य, पत्रकारिता, स्कूल, कॉलेज, प्रशासन, विधानसभा और विधान परिषदों में हर दिन व्यवहार में आ रही है। ऐतिहासिक परंपरा को ध्यान में रखते हुए अधिकतर विद्वानों ने हिंदी क्षेत्र को 2 भागों में बांटा है, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी हम लोग पढ़े ही थे, इसमें 5 बोली आती हैं, पूर्वी हिंदी इसमें 3, लेकिन वो इसमें पश्चिमी हिंदी पूरा पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी में बांट दिया गया है। ठीक है, इन दोनों क्षेत्रों में हिंदी की अनेक बोलियां प्रचलित हैं, जो अब प्राय घरों में व्यवहृत होती हैं। ठीक, हिंदी क्षेत्र को खंड खंड कर देखने का अब समय नहीं रहा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भले ही ऐसा करना कदाचित ठीक हो, पर हिंदी की समृद्ध परंपरा और उसकी प्रवाहमान सामाजिकता को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना उचित न होगा। सच तो यह है कि हिंदी आज अपनी सभी क्षेत्रीय सीमाओं को तोड़ चुकी है। क्या पूरब और क्या पश्चिम, क्या देश और क्या विदेश, सभी दिशाओं में यह गतिमान है। देश की केंद्रीय शक्ति ज्यों-ज्यों मजबूत होती जाएगी, हिंदी और भी समृद्ध होती जाएगी। ठीक, समृद्ध होगी। राजनीतिज्ञों से अधिक इसे जनता का बल प्राप्त है, अतः इसके नष्ट होने का कोई भय नहीं है। ठीक, तो अब हिंदी का महत्व पढ़ा जाएगा। हिंदी का महत्व क्या है, एकदम आराम से पढ़ा जाएगा, सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अब देखिए, हिंदी का महत्व क्या है, इसको पढ़ा जाए। संसार में कुल मिलाकर लगभग 2800 भाषाएं हैं। संसार में कुल मिलाकर लगभग कितनी भाषाएं, 2800। ठीक, जिनमें 13 ऐसी भाषाएं हैं जिनके बोलने वालों की संख्या 60 करोड़ से अधिक है। सिर्फ 2800 भाषाएं हैं पूरी, लेकिन उसमें बस 13 ऐसी भाषाएं हैं जिनके बोलने वालों की संख्या 60 करोड़ से अधिक है। संसार की भाषाओं में हिंदी भाषा को तृतीय स्थान प्राप्त है। तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा में हिंदी तीसरे स्थान पर है। तो जनसंख्या, सिंपल बात है कि जिस देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहेगी, तो उसमें जो बोली बोली जाएगी, ठीक, भाषा, वो सबसे ज़्यादा बोली जाएगी। तो हम लोगों की जनसंख्या भी ज़्यादा है, उसका भी प्रभाव है। और भी बाहर बोली जाती है, भारत के बाहर भी बोली जाती है, उसका भी प्रभाव है। देखिए, इसके बोलने वालों की संख्या 30 करोड़ के आसपास है। भारत के बाहर बर्मा, ठीक, ये लंका, श्रीलंका है, मॉरिशस है, ठीक, ट्रिनिडाड है, फिजी है, मलाया है, सूरीनाम है, दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका है, यहाँ पे भी हिंदी बोली जाती है। भी हिंदी बोलने वालों की संख्या काफ़ी है। एशिया महादेश की भाषाओं में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो अपने देश के बाहर बोली और लिखी जाती है। ठीक, तो एशिया महाद्वीप में ऐसी बस हिंदी है जो अपने देश के बाहर भी बोली और लिखी जाती है। हिंदी हमारे देश में युग युग से विचार विनिमय का माध्यम रही है। हिंदी हमारे
देश में युग-युग से विचार विनिमय का माध्यम रही है। यह केवल उत्तर भारत की भाषा नहीं बल्कि दक्षिण भारत के प्राचीन आर्यों, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, रामानुज, रामानंद आदि ने भी इसी भाषा के माध्यम से अपने सिद्धांतों और मतों का प्रचार किया था। तो हम लोग भक्ति काल में इन लोगों को पढ़ते हैं ना, तो ये भी अपना प्रचार-प्रसार इसी भाषा में किए, हिंदी भाषा में ही। अब देखिए, अहिंदी भाषी राज्यों के संत कवियों, आसाम के शंकरदेव, महाराष्ट्र, यहाँ पे मराठी बोली जाती है ना, महाराष्ट्र के नामदेव, ये नामदेव पूछता है कहाँ के थे, तो महाराष्ट्र के थे। और ज्ञानेश्वर, गुजरात के नरसिंह मेहता, ठीक। अब देखिए, बंगाल के चेतन इत्यादि ने इसी भाषा को अपने धर्म और साहित्य का माध्यम बनाया। आज हिंदी किसी न किसी रूप में पूरे देश में प्रचलित है। हिंदी एक जीवित और सशक्त भाषा है। इसने अनेक देशी और विदेशी शब्दों को अपनाया है। इसकी पाचन शक्ति कमज़ोर नहीं है। इसमें कोई भी है, जैसे अंग्रेजी का शब्द भी इसमें बोल सकते हैं लगाकर, ठीक। कुछ भी इसमें विलय हो जाता है, कुछ कुछ भी रहेगा, कोई भी भाषा रहेगी इसमें बोल सकते हैं। इसने अन्य भाषाओं की ध्वनियों, शब्दों, मुहावरों और कहावतों को अपने अंदर पचाया है। इस प्रकार हिंदी ने अपने शब्द भंडार और अपनी अभिव्यक्ति को समृद्ध किया है। हिंदी एक जीवित भाषा है। इसका प्रचार-प्रसार बढ़ता जा रहा है। हिंदी एक सरल भाषा है जिसके कारण इसका व्यवहार देश के कोने-कोने में हो रहा है। अब ये सब तो हो गया, अब हिंदी की विशेषताएँ देखा जाए कि हिंदी में विशेषता क्या है, ठीक? तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि हिंदी की, इसमें पूछ देगा कि इसमें से क्या हिंदी की विशेषता नहीं है, ठीक है? तो यहाँ से प्रश्न बनता है और बना भी है। तो देखिए, अन्य भारतीय भाषाओं की तरह हिंदी भी संस्कृत पर आधारित है, ठीक? तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है ही। इसकी अपनी प्रकृति है, पर इसने संस्कृत का अंधानुकरण नहीं किया। इसने संस्कृत वर्णमाला और उच्चारण को अपनाया है और संस्कृत की अधिकतर ध्वनियों को ग्रहण किया है। तो वो तद्भव रूप में जो है शब्द संस्कृत के आ गए हैं। संस्कृत के जो शब्द हैं वो तत्सम रहते हैं, तो तद्भव होकर हिंदी में आ गए हैं। संस्कृत वाङ्मय देवनागरी लिपि में लिखित है। ये भी ध्यान देना है कि लिपि हिंदी की भी देवनागरी है, संस्कृत की भी देवनागरी है। हिंदी ने भी उसी लिपि को स्वीकार किया है। इसमें ध्वनि प्रतीकों, स्वर और व्यंजन का क्रम वैज्ञानिक है। सबसे बड़ी चीज़ यही है, ठीक। वैज्ञानिकता जो है, ये हिंदी भाषा की जो विशेषता है कि हिंदी कैसी है, वैज्ञानिक। इसकी जो लिपि है, वैज्ञानिकता इसकी है, ठीक। इसका स्वर और व्यंजन का क्रम कैसा है, वैज्ञानिक है। तो बहुत बड़ी विशेषता है, प्रश्न पूछा है पेपर में। स्वरों में ह्रस्व और दीर्घ के लिए अलग अलग मात्राएं हैं और स्वर की मात्राएं निश्चित हैं। अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनि के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह हैं, जैसे क अल्प प्राण ध्वनि और ख महाप्राण ध्वनि। तो अल्प प्राण क्या होता है, जैसे वर्गीय व्यंजन होते हैं ना, क च ट त प, तो अल्प प्राण मतलब कि उसका पहला, तीसरा और पाँचवा, ठीक, वर्ण जो रहेगा वो अल्प प्राण में आएगा। और अंतःस जो होते हैं वो भी अल्प प्राण में आते हैं, और अलावा तो यहाँ पे बस यहाँ पे जो वर्गीय व्यंजन है उनको ध्यान दिया जाए। तो अल्प प्राण ध्वनि क है, ठीक, और ख महाप्राण ध्वनि है। तो इन लोगों के लिए अलग अलग चिन्ह है, जैसे क ख अलग अलग चिन्ह है ना, लेकिन रोमन में ख के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्ह नहीं है, ठीक। जैसे इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं, अंग्रेजी की लिपि क्या है, रोमन है ना, तो वही यहाँ पे है कि इसलिए के में एच मिलाकर के एच ए लिखा जाता है, ठीक। तो जैसे हम लोगों को हिंदी में अगर क लिखना होगा तो हम ऐसे क लिख देंगे कि ये क हो गया, लेकिन अब हम ख लिखना होगा तो ऐसे लिख देंगे ख हो गया। दोनों के लिए अलग है, लेकिन अब हिंदी में, अंग्रेजी में क्या है कि वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अब वहाँ पे क लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा कि मान लीजिए के से क हो जाता है, के से क हो जाता है, लेकिन ख लिखना होगा तो उसके लिए कोई अलग चीज़ नहीं है, उसमें के एच ए ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि वहाँ पे अलग अलग चिन्ह नहीं है। यहाँ पे हिंदी में है कि ख के लिए अलग चिन्ह है, क के लिए अलग चिन्ह है, ठीक। यह गद्यात्मक और व्यवहारिक लिपि है। इसमें पहले जिन ध्वनियों के लिए चिन्ह नहीं थे उन्हें बाद में बना लिया गया है, जैसे क ख ग ज फ अ ए इत्यादि। इसमें 3 संयुक्त व्यंजन हैं, छ त्र और ज्ञ, ठीक। एक स्र भी है, लेकिन ध्यान देना है कि 3 है, छ त्र और ज्ञ। तो इनको भी याद किया जाता है कौन किससे बना है, छ त्र ज्ञ कैसे कैसे बना है। अब देखिए, इनके अतिरिक्त कुछ और भी आवश्यक व्यंजन गढ़ लिए गए हैं, जैसे ड ढ, इनको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। ये ड ढ हैं, इनको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, ठीक। इसमें वर्णों के नाम उच्चारण के अनुरूप हैं, पर अन्य लिपियों में ऐसी बात नहीं। यहाँ जो वर्ण जैसा है उसका सामान्य उच्चारण वैसा ही होता है, ठीक। तो हिंदी में एक और एक खास विशेषता है कि जैसा रहेगा, जैसा लिखा जाएगा वैसा ही पढ़ा जाएगा।
ये नहीं है कि लिखा कुछ और जाएगा, पढ़ा कुछ और जाएगा। ठीक है? वैसा ही उच्चारण होगा जैसा उसका लिखा रहेगा। ठीक? तो ये भी इसकी विशेषता है कि यहाँ जो वर्ण जैसा है उसका सामान्य उच्चारण वैसा ही होता है। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह है। यहाँ पे हर मतलब जैसे ध्वनि कोई भी है तो उसके लिए अलग-अलग चिन्ह है। ठीक? ये भी विशेषता है। एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक ध्वनि है तो उसके लिए एक ही चिन्ह है। ठीक? तो ये सब विशेषता हम लोग याद किए रहेंगे तो फिर पेपर में पूछेगा तो दिक्कत नहीं होगा। तो हिंदी की विशेषताएँ हैं। तो एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और अन्य लिपियों में एक ही ध्वनि के लिए अनेक चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। जैसे रोमन लिपि में क ध्वनि के लिए सी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैट लिखा है, तो यहाँ पे सी का मतलब क होता है कैट ना, तो यहाँ पे भी सी का मतलब क हो रहा है। ठीक? और ये किन लिखा है, यहाँ पे भी के का मतलब एकिन हो रहा है। यहाँ पे कोट लिखा है, तो यहाँ पे क्यू का भी मतलब हो रहा है। तो यहाँ पे क्यू से भी क हो रहा है, के से भी क हो रहा है और सी से भी हो रहा है। लेकिन हिंदी में बस एक ही चीज़ है कि ऐसे क लिख देंगे और किसी तरह से क नहीं लिख पाएँगे हम लोग। ठीक? तो यही बड़ी चीज़ है कि हिंदी में जैसे ध्वनि कोई भी है तो उसके लिए एक ही चिन्ह है, अलग-अलग नहीं है। और अंग्रेजी में क्या है कि यहाँ पे कैट लिखने के लिए CAT हो जा रहा है, किन लिखना है तो के हो जा रहा है, अलग-अलग हो जा रहा है ना। अब देखिए देवनागरी में एक लिपि चिन्ह से 2-2 ध्वनियों का बोध नहीं होता। ठीक? अब जैसे देवनागरी में ये भी विशेषता है कि एक एक लिपि चिन्ह से 2 ध्वनि का बोध नहीं होता है। जैसे रोमन लिपि में यू से और उ जैसे बट लिखा गया है। ठीक? BUT, तो यहाँ पे BUT लिखना है तो बट हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे PUT लिखना है तो यहाँ पे पट नहीं होगा। ठीक? तो ये अलग-अलग इसमें इंग्लिश में क्या होता है कि एक ही ध्वनि के लिए अलग-अलग हो जाता है और हिंदी में वो सब नहीं है। हिंदी में एक रहेगी ध्वनि, उसके लिए एक ही वर्ड रहेगा। इसमें केवल उच्चारित ध्वनियाँ ही अंकित होती हैं, अनुच्चारित ध्वनियाँ नहीं। ये भी देखिए विशेषता है कि इसमें उच्चारित ध्वनियाँ ही, तो इसमें क्या होता है कि उच्चारित ध्वनियाँ ही अंकित होती हैं बस। जैसे हम लोग पढ़े हैं ना कि अंग्रेजी में साइलेंट रहता है, तो इसमें हिंदी में साइलेंट का कोई मतलब नहीं है, साइलेंट नहीं रहती है कोई भी ध्वनि। जैसे मान लीजिए कि अनुच्छेद जैसे वाक लिखे हैं हम लोग, तो इसमें WAL के हैं। ठीक? तो यहाँ पे यल जो है साइलेंट हो गया है। यहाँ पे है ना कि अनुच्चय ध्वनि यल भी लिखी जाती है। वस्तुतः हिंदी भाषा जिस रूप में बोली जाती है उसी रूप में समांतर लिखी भी जाती है। इसलिए अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी सीखने में अधिक कठिनाई नहीं होती। यहाँ पे यल जो साइलेंट वर्ड है, इसमें हिंदी में कुछ नहीं है कि कुछ लिखेंगे और उसमें एक साइलेंट रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हिंदी की विशेषता है, लेकिन अंग्रेजी में ये साइलेंट रहता है। ठीक? अब देखिए ये विशेषता है हिंदी की कि इसमें साइलेंट नहीं रहता है, इसको हिंदी में मुख्य कहा जाता है। देखिए हिंदी व्याकरण की विशेषताएँ। अब हिंदी व्याकरण की विशेषता क्या है? तो ये सब विशेषता ध्यान रहेगा तो पेपर में दिक्कत नहीं होगा। हिंदी व्याकरण संस्कृत व्याकरण पर देखिए हिंदी व्याकरण संस्कृत व्याकरण पर आधारित होते हुए भी अपनी कुछ स्वतंत्र विशेषताएं रखता है। हिंदी को संस्कृत का उत्तराधिकार मिला है। इसमें संस्कृत व्याकरण की देन भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। पंडित किशोरीदास वाजपेयी, इनको तो लोग आप जानते ही होंगे, ये हिंदी के पाणिनि कहे जाते हैं, किशोरीदास वाजपेयी। और हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। ठीक? तो ये भी ध्यान देना है कि हिंदी व्याकरण का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु और हिंदी का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी। तो पंडित किशोरीदास ये हिंदी शब्दानुशासन लिखे हैं, इनका ग्रंथ है हिंदी शब्दानुशासन, इसको ध्यान देना है। तो पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा है कि हिंदी ने अपना व्याकरण प्राय संस्कृत व्याकरण के आधार पर ही बनाया है। क्रिया प्रवाह एकांत संस्कृत व्याकरण के आधार पर है, पर कहीं-कहीं मार्गभेद भी है। मार्गभेद वहीं हुआ है जहाँ हिंदी ने संस्कृत की अपेक्षा सरलतर मार्ग ग्रहण किया है। अब हिंदी की क्रियाएँ देखा जाए, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक? देखिए संस्कृत व्याकरण में क्रिया के 2 प्रकार हैं, तिङन्त और कृदंत। तिङन्त क्रिया में कर्ता या कर्म के अनुसार पुल्लिंग स्त्रीलिंग के रूप भेद नहीं होते। क्या लिखा है कि तिङन्त क्रिया में कर्ता या कर्म के अनुसार पुल्लिंग स्त्रीलिंग के रूप भेद नहीं होते, केवल कर्ता या कर्म के अनुसार पुरुष बदलते हैं। जैसे राम चतुर है, सीता चतुर है, लड़के अच्छे हैं, लड़कियां अच्छी हैं। तो देखिए यहाँ पे चतुर है तो ये राम पुल्लिंग है ना, यहाँ पे सीता स्त्रीलिंग है, लेकिन ये चतुर जो है वो नहीं बदला है। चतुर यहाँ पे दोनों के लिए एक ही रहेगा। ठीक? तो राम यहाँ पे हिंदी में एक चीज़ है कि मतलब वो वही चीज़ रहता है, उसके लिए स्त्रीलिंग के लिए कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। राम चतुर है तो सीता भी चतुर है, वैसे हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बदल जा रहा है, लड़के अच्छे हैं, लड़कियाँ अच्छी हैं। ठीक? देखिए नीचे समझाया है अच्छे से कि यहाँ राम है
और सीता है में तिङंत क्रिया में पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कोई भेद नहीं है। हाँ, एक वचन कर्ता के साथ हुआ एक वचन है के रूप में है बहुवचन में उसका बहुवचन रूप है हो गया है। ठीक, यहाँ वाला दिखा रहा है लड़के अच्छे हैं, लड़कियां अच्छी हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि राम चतुर है। ठीक, ये यहाँ पे राम चतुर है तो वहाँ पे और राम का बहुवचन करना होगा तो लड़के कहा जाएगा ना, राम तो राम में तो कहा नहीं जाएगा, तो लड़के अच्छे हैं तो यहाँ पे हैं हो जा रहा है। यहाँ पे भी सीता है तो यहाँ पे लड़कियाँ हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी हैं हो जा रहा है, लड़कियाँ अच्छी हैं। तो पुरुष भेद से भी तिङंत क्रिया में रूप भेद होता है, जैसे मैं ऐसा नहीं हूँ, तू ऐसा नहीं है। अब देखिए कृदंत क्रिया में कर्ता के अनुसार पुल्लिंग स्त्रीलिंग के भेद से रूप भेद रहता है, किंतु पुरुष भेद का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे रामः गता, ये संस्कृत का है, राम गया, सीता गता, सीता गई। ठीक, तो क्या है कि संस्कृत में जो है यहाँ पे गता गता ये सब है ना, ये कि स्त्रीलिंग के लिए गता हो जाएगा, और यहाँ पे राम पुल्लिंग है तो गता ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे बस ऐसे ही हो जाएगा, गया गई हो जाएगा। हिंदी में, हिंदी बहुत आसान है। ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कर्तृवाचक कृदंत क्रिया है, त का हिंदी में य हो गया है। ठीक, त का यहाँ पे य हो गया है, ये बता रहा है। और उसे फिर पुल्लिंग व्यंजक प्रत्यय रूप गया, स्त्रीलिंग व्यंजक प्रत्यय रूप गई कर दिया गया। अब आगे देखा जाए, प्राय हर भाषा में क्रिया के दो रूप होते हैं। हिंदी में भी ये रूप वर्तमान है, किंतु पंडित किशोरदास वाजपेयी के मतानुसार हिंदी ने कृदंत क्रियाओं को अधिक पसंद किया है, क्योंकि वह बहुत सरल और स्पष्ट है। हिंदी की सरलता का एक प्रमुख कारण है कि इसकी अधिकांश क्रियाएं कृदंत हैं। ठीक, तो किशोरदास वाजपेयी कहे हैं कि हिंदी की सरलता का मुख्य कारण क्या है। हिंदी की सरलता का एक मुख्य कारण यह है कि इसकी अधिकांश क्रियाएं कृदंत हैं। ठीक, अब देखिए हिंदी की विभक्तियाँ। चूंकि हिंदी ने संस्कृत व्याकरण की कृदंत पद्धति अपनाई है, ये भी ध्यान देना है कि हिंदी ने संस्कृत व्याकरण की कृदंत पद्धति अपनाई है। ठीक, इसलिए संस्कृत की संज्ञा विभक्तियों से हिंदी की संज्ञा विभक्तियाँ अपेक्षाकृत कम हैं। संख्या में 5-7 ही हैं। विभक्तियों की इतनी कम संख्या होते हुए भी हिंदी में सरलता और स्पष्टता इतनी अधिक है कि संसार की दूसरी भाषा में शायद ही हो। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रसार का मूल कारण इसकी सरलता है। विभक्तियाँ मुख्यतः 8 हैं। हिंदी में विभक्तियाँ कितनी हैं? 8 हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं ना कर्ता ने, तो वही सब, ये सब वही विभक्ति है। वो ने, का, के, को, से, में, पर, और, के लिए, ये के लिए है। हिंदी भाषा में विभक्तियों का प्रयोग बड़ी कड़ाई से होता है। हिंदी की यह एक ऐसी विशेषता है जो भारत की अन्य आधुनिक भाषाओं में उर्दू को छोड़ नहीं पाई जाती। खासकर ने विभक्ति के प्रयोग में बड़ी सावधानी रखी जाती है। ठीक है, अब देखा जाए, हिंदी में विभक्तियों का प्रयोग क्रिया की स्पष्टता, सरलता और सुनिश्चय के लिए होता है। संस्कृत में विभक्तियों के व्यवहार में अनेक रूप भेद होते हैं। हिंदी में यह झमेला बिल्कुल नहीं है। वस्तुतः हिंदी व्याकरण ने संस्कृत व्याकरण को अधिकाधिक सरल बनाया है। हिंदी ने संस्कृत व्याकरण को अधिकतर उलझने दूर कर दी हैं। हिंदी ने संस्कृत व्याकरण की अधिकतर उलझने दूर कर दी हैं। अब हिंदी के सर्वनाम अपने हैं। यहाँ देखा जाए, हिंदी के सर्वनामों पर प्रकृतों तथा भ्रंशों का प्रभाव है। ठीक, जब हिंदी का विकास हुआ तो उसके सर्वनाम पर प्रकृतों और अपभ्रंश का प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ये वहीं से घिसते बनते आए हैं। संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश है ना, इसीलिए प्राकृत और अपभ्रंश का प्रभाव है। इनकी अपनी विशेषताएं। हिंदी के सर्वनाम चाहे पुरुषवाचक हों या प्रश्नवाचक, सभी अपनी विशेषताएं लिए हुए हैं। संस्कृत में केवल युष्मद अस्मद, ठीक, युष्मद अस्मद होता है ना, रूप चलता है, अहम त्वम ऐसे चलता है, हम वाम वयम, तो वो वाला है ही सब लिंगों में समान रूप में प्रयुक्त होते हैं। शेष सभी सर्वनाम अपने रूप बदलते हैं। जैसे कस्य अयम बालक, कस्य इयम बालिका। तो यहाँ पे अयम है तो संस्कृत में ऐसे होता था ना, अयम का इयम हो जाता था। हिंदी ने इन झंझटों को दूर कर दिया है। यहाँ स्त्रीलिंग या पुल्लिंग किसी भी रूप में सर्वनाम का रूप नहीं बदलता। तो यहाँ पे संस्कृत में क्या होता था कि अयम का इयम हो जाता था, यहाँ पे जो है कि सर्वनाम का बदल जाता था रूप, लेकिन हिंदी में सर्वनाम का रूप नहीं बदलता है। जैसे देखिए, तू पढ़ेगी, तू पढ़ेगा, तो यहाँ पे तू ही रह जा रहा है, लड़की हो चाहे लड़का हो। तू पढ़ेगी, तू पढ़ेगा। तुम कहाँ जाओगी, तुम कहाँ जाओगे। ठीक, तो यहाँ पे तुम ही रह जा रहा है, लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको तुम ही कह रहा है। मैं पटना जाऊँगा, मैं पटना जाऊँगी, तो यहाँ पे भी मैं भी हो जा रहा है, वही चीज़ है, वो सेम रह रहा है दोनों में। कोई जा रहा है,
कोई जा रही है, तो यहाँ पे भी कोई है, कौन जा रहा है, कौन जा रही है, ठीक। तो हिंदी में आसान हो गया है सब। हिंदी सर्वनामों की एकरूपता उसकी एक ऐसी विशेषता है जो भारत की अन्य वर्तमान भाषाओं में प्राय नहीं मिलती। यहाँ भी हिंदी ने संस्कृत की जटिलता का कम कर भाषा को अपेक्षाकृत अधिक सरल बनाया है। इससे बढ़कर सर्वनामों का सरलतम रूप और क्या हो सकता है। अब देखा जाए हिंदी के विशेषणों की अपनी विशेषता है, तो हिंदी के विशेषण की अपनी क्या विशेषता है देखा जाए। हिंदी में विशेषण के रूप भी अत्यंत सरल हैं। पंडित किशोरीदास वाजपेयी विशेषण पर विचार करते हुए लिखते हैं, हिंदी में विशेषण के साथ अलग विभक्ति लगाने का बखेड़ा भी नहीं है। विशेषण तो विशेष्य के रंग में डूबा होता है, विशेष्य की विभक्तियां ही विशेषण की विभक्तियां हैं, तब फिर अलग विशेषण में विभक्तियां लगाने की झंझट क्या। देखिए, चतुर लड़के से प्रश्न पूछो, मूर्ख जनों को सचेत करो। जब सर्वनाम विशेषण के रूप में आते हैं तब वे इसी तरह निर्विभक्तिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये चतुर है, ठीक। चतुर लड़के से प्रश्न पूछो, तो ये चतुर करने में समझ में आ जाए कि लड़का है, लड़के के लिए हो रहा है, इसमें बीच में कोई विभक्ति नहीं आ रही है। यहाँ पे मूर्ख जनों को सचेत करो, तो यहाँ पे मूर्ख के बीच में भी इसको जोड़ने के लिए कोई विभक्ति नहीं आ रही है, ठीक। अब देखिए, इसका घर, उसका पेड़, इसकी स्त्री, किसका पति। अब देखा जाए आगे, हिंदी के अव्यय। हिंदी के कुछ अव्यय संस्कृत से आए हैं और कुछ अपने हैं जो अपनी विशेषता लिए हुए हैं। हिंदी में जब तब, इधर उधर, जहाँ तहाँ इत्यादि अव्यय अपने हैं। इनके स्थान पर संस्कृत के यदा कदा, इतस्ततः, यत्र तत्र इत्यादि अव्यय हिंदी में काम चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि हिंदी के कुछ अव्यय संस्कृत से आए हैं और कुछ अपने हैं जो अपनी विशेषता लिए हुए हैं। हिंदी में जब तब, इधर उधर, जहाँ तहाँ इत्यादि अव्यय अपने हैं। इनके स्थान पर संस्कृत के यदा कदा, इस्ततः, यत्र तत्र इत्यादि अव्यय हिंदी में कम चलते हैं, ठीक। यहाँ पे काम चलाते नहीं है, कम चलते हैं होगा, ठीक। तो ये सभी यत्र तत्र अब हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, इतस्ततः हो गया, यदा कदा। लेकिन संस्कृत के कुछ अव्यय ऐसे हैं जो हिंदी में बहुत अधिक चलते हैं, जैसे यदि, कदाचित आदि। तो ये संस्कृत के अव्यय हैं, ये सब हिंदी में अभी चलते हैं। शब्द निर्माण की दृष्टि से या व्याकरण की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से विचार करें तो हम यह पाएंगे कि हिंदी जटिलता से सरलता की ओर सदा अग्रसर होती रही है। जैसे, तो देखिए, कोई भी भाषा होती है उस जटिलता से सरलता की ओर ही चलती है, तो वैसे हिंदी भी है। अब यहाँ पे देखा जाए कैसे हिंदी का 11 जो है वो संस्कृत के एकादश से कैसे बना है। देखिए, संस्कृत में एकादश था 11 के लिए, और वो प्राकृत में हो गया ए आर, ठीक। और वही हिंदी में हो गया 11। तो देखिए, प्राकृत का इस पर प्रभाव समझ में आ रहा है ना, प्राकृत का हिंदी में प्रभाव समझ में आ रहा है कि प्राकृत से बना हुआ है, डायरेक्ट संस्कृत से नहीं बना है। संस्कृत से प्राकृत में बना है, फिर प्राकृत से हिंदी में बना है। तो एकादश से हुआ ए आर और ए आर से हुआ 11। अब देखिए, कर्ण है, कान के लिए होता है, तो कर्ण पहले कड़ हुआ, कड़, फिर कान हुआ। कर्म प्राकृत में कम हुआ, फिर काम हुआ, ठीक। चतुर्थ चौठ हुआ, फिर चौथा हुआ, और दुग्ध हुआ, दुग्ध, उसके बाद दूध हुआ, ठीक। तो देखिए, इस प्राकृत से मिल रहा है ना हिंदी वाला। अब देखिए, मुक्ता है, ये मुत्ता हुआ, फिर उसके बाद मोती हुआ, जी हुआ, जिह्वा हुआ, फिर जीभ हुआ, ठीक। अब देखिए, व्याकरण की दृष्टि से हम ऊपर कह चुके हैं कि क्रियाओं, सर्वनामों, विशेषणों, विभक्तियों और अव्ययों के सामान्य प्रयोग में हिंदी ने कितनी सरलता से काम लिया है, कहीं भी संस्कृत की कठोरता अथवा जटिलता नहीं आने दी। स्पष्ट है कि हिंदी भाषा और व्याकरण की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनसे वह संसार की किसी भी सभ्य भाषा से किसी भी तरह कम शिष्ट नहीं कही जा सकती। हिंदी की प्रकृति नहीं समझने के कारण कि तरह तरह के भ्रम फैले हैं। हिंदी की प्रकृति नहीं समझने के कारण ही तरह तरह के भ्रम फैले हैं। हिंदी की प्रकृति अब देख लिया जाए। हिंदी की अपनी प्रकृति है, उसके कुछ दोष हमारे लिए गुण हैं और कुछ गुण दूसरों के लिए दोष बन गए हैं, पर ऐसा सभी भाषाओं में होता है। यदि बंगाली सज्जन कहते हैं कि हिंदी में लिंग एक झंझट है, तो दक्षिण वाले कहते हैं कि हिंदी में विभक्तियों का प्रयोग बड़ा जटिल है। इस तरह जितने मुंह उतनी बातें हैं। प्रश्न यह है कि अगर सबकी बातें मान ली जाएं तो हिंदी का अपना क्या रह जाएगा। फिर यह प्रश्न हिंदी के लिए ही क्यों, हिंदी वाले भी बंगला, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया इत्यादि आधुनिक आर्य भाषाएं सीखते हैं और इन भाषाओं से अपना संबंध बनाकर हिंदी को समृद्ध करना चाहते हैं, लेकिन ये
यह कभी नहीं कहते कि आमुक भाषा में यह बेकार है, जटिल है, अव्यावहारिक है, आदि आदि। सुप्रसिद्ध भाषाविद डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भी हिंदी भाषा और व्याकरण की त्रुटियां दूर करने की राय दी थी और उसके व्याकरण को सरल से सरल बनाने का सुझाव दिया था। इन विविध प्रश्नों का समुचित उत्तर देने के लिए हम 6-7 अगस्त 1949 को दिल्ली में अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा व्यवस्था परिषद में एक बंगाली विद्वान श्री क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा दिए गए भाषण का कुछ अंश यहाँ उद्धृत करते हैं। उक्त अवसर पर श्री चट्टोपाध्याय ने कहा था, तो ये क्या कह रहे हैं हिंदी के बारे में देखा जाए, संसार की ऐसी कोई भाषा नहीं, संसार की ऐसी कोई भी भाषा नहीं है जिसकी कोई अपनी विशेषता न हो। उसकी यह विशेषता ही अन्य भाषा भाषियों के लिए उलझन बन जाती है। हमारी बंगला भाषा में ही ऐसी चीज़ें हैं जो अन्य भाषा भाषियों के लिए कठिन समस्याएं हैं। वे लोग इन बारीकियों को समझे बिना जब बंगला भाषा लिखते बोलते हैं तब हम लोगों को हंसी आती है। वस्तुतः हिंदी बहुत सरल भाषा है, बिना पढ़े और सीखे या काम चलाऊ हो जाती है। ऐसी काम चलाऊ भाषा तो साधारण होगी ही, इसमें लिंग संबंधी तथा अन्यान्य गलतियां भी होंगी, पर काम सबका चल जाता है। परंतु उत्तम टकसाली हिंदी लिखने बोलने के लिए तो हिंदी पढ़नी सीखनी होगी। यदि हिंदी पढ़ने सीखने में 2 वर्ष भी अच्छी तरह लग जाएं तो किसी भी अहिंदी भाषी के सामने कोई कठिनाई न रहेगी। भाषा एक प्रवाह है। भाषा एक प्रवाह होता है, उसे के उस नैसर्गिक प्रवाह को रोकना या उल्टा मोड़ना उचित नहीं है। इस तरह यदि कोई कृत्रिम भाषा बनाई जाएगी तो वह जनता से दूर जा पड़ेगी। इसलिए अपनी सुविधा के लिए भाषा में वैसा कोई मौलिक उलट-फेर करना उचित नहीं। हाँ, विभिन्न प्रांतों के लोग चाहे जैसी हिंदी लिख बोल सकते हैं, फिर जो रूप स्वतः ग्राह्य हो जाएगा, उसे अधिकांश जनता नैसर्गिक रूप से स्वीकार कर लेगी, वह स्थिर हो जाएगा। सच तो यह है कि हर भाषा के बोलने और लिखने का अपना एक अलग और निराला ढंग होता है। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम हिंदी वाले एक ढंग से कहते हैं, उर्दू वाले कुछ दूसरे ढंग से और अंग्रेजी वाले किसी तीसरे ढंग से। यही बात बंगला, मराठी, गुजराती इत्यादि भाषाओं में किसी और ढंग से कही जाती है। भाषा का यह ढंग ही उसका रूप शुद्ध रखता है और यही उसके अच्छे होने के सबसे अच्छी पहचान या कसौटी है। ठीक, अब देखिए मानक या परिनिष्ठित भाषा, परिनिष्ठित हिंदी, मानक या परिनिष्ठित हिंदी, इसको पढ़ लिया जाए, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ये जो चैप्टर है पहला वाला भाषा के बारे में दिया है, इसमें ज़्यादातर दिमाग नहीं लगाना है, बस पढ़ लेना है सीधे, क्या चीज़ है समझ लेना है। तो देखिए, अक्सर यह प्रश्न किया जाता है कि हिंदी का मानक रूप क्या है, इसका आधार और मूल स्रोत क्या है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 प्रमुख बोलियों में एक खड़ी बोली से हिंदी का सीधा संबंध है। यह खड़ी बोली एक बड़े भूभाग में बोली जाती है। अपने ठेठ रूप में यह रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून और अम्बाला जिलों में बोली जाती है। इनमें मेरठ की खड़ी बोली आदर्श और मानक मानी जाती है। देखिए, यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि जो मेरठ की खड़ी बोली है वो आदर्श और मानक मानी जाती है। ठीक, तो इसको ध्यान देना है कि मेरठ की खड़ी बोली आदर्श और मानक मानी जाती है। यह सच है कि पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली का साहित्यिक या मानक रूप आज सारे देश में प्रचलित है, लेकिन वर्तमान अवस्था तक पहुंचने में उसे परिष्कार, संशोधन और समन्वय की अनेक स्थितियों से गुजरना पड़ा है। 19वीं शताब्दी से आज तक विगत 150-200 वर्षों में खड़ी बोली का जो परिष्कार, परिशोधन और संस्कार हुआ है, वह मेरठ, दिल्ली और आगरा में बोली जाने वाली खड़ी बोली से काफ़ी भिन्न हो गई है। कुछ उदाहरण देकर इस अंतर को स्पष्ट कर उसका मानक रूप स्थिर किया जा सकता है। मानक खड़ी बोली में द्वित्व ध्वनियों की प्रधानता नहीं है। ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो मानक खड़ी बोली है उसमें द्वित्व ध्वनियों की प्रधानता नहीं है, किंतु मेरठी अथवा पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली में द्वित्व ध्वनियों का उच्चारण आज भी वहाँ के सामान्य लोग करते हैं। जैसे अब देखिए, द्वित्व ध्वनि का मतलब होता है कि एक ही शब्द, एक ही वर्ण रहेगा, उसका द्वित्व हो जाता है, 2 बार हो जाता है। तो देखिए, इसमें क्या अंतर है कि मानक जो हिंदी है उसमें और पश्चिमी हिंदी में कितना अंतर है। तो ये गाड़ी हो गई है ना, गाड़ी, ये गाड़ी होती है, मानक हिंदी में गाड़ी रहेगी। और धोती है, ये धोती रहेगी। ठीक, बेटी है तो यहाँ पे बेटी हो जाएगा, बेटी रहेगा। मानक हिंदी में बेटी है। राड़ी है तो ये रानी है। देखा है, यहाँ पे देखा है। ठीक, जाता है, यहाँ पे जाता है। यहाँ पे रोटी है तो यहाँ पे रोटी है। ठीक, तो
ये मतलब मानक हिंदी में और पश्चिमी हिंदी में क्या अंतर है, यही चीज़ है। लोग समझते हैं कि पश्चिमी हिंदी की जो खड़ी बोली है वही है, लेकिन ये मानक हिंदी थोड़ी-सी उससे अलग है। पश्चिमी हिंदी और मानक खड़ी बोली हिंदी का की क्रिया रचना में भी अंतर है। जैसे वर्तमान काल में पश्चिमी हिंदी और उसमें मानक हिंदी में क्या है? जैसे पश्चिमी हिंदी में कहते हैं कि चले है, ठीक? ये होता है ना चले है, लेकिन मानक हिंदी में वो है कि चलता है। चलूँ हूँ है, लेकिन ये चलता हूँ असली सही शब्द है मानक हिंदी में, चलता हूँ। मारूँ था, मारता था, ठीक? भूतकाल में पश्चिमी हिंदी, मानक हिंदी क्या है? चल्या है भूतकाल में पश्चिमी हिंदी, तो इसमें मानक हिंदी में चला है। लिख्या है तो इसमें लिखा है। उठ्या है तो इसमें उठा है, ठीक? थोड़ा-सा अंतर है इसमें। अब देखिए कारक रचना की दृष्टि से भी दोनों में अंतर है। जैसे अब देखिए मानक हिंदी में क्या है और पश्चिमी हिंदी में क्या है, तो कर्ता ने होता ही है। तो पश्चिमी हिंदी में नए है, ड़य है, नए है, ठीक? तो पश्चिमी हिंदी में कई भाषा 5 आती है ना बोलियाँ। राजस्थानी हो गई, राजस्थानी सरसेनी अपभ्रंश में आती है, ठीक? तो पश्चिमी हिंदी में ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, ठीक? ये सब बोलियाँ आती है ना, खड़ी बोली भी आती है। तो पश्चिमी हिंदी में ने का प्रयोग होता है, अड़य हो जाता है, लेकिन मानक हिंदी में ने है। कर्म कारक के लिए क है, न है, लेकिन इसमें मानक हिंदी में को है, ठीक? अब आगे देखा जाए करण कारक में सय है, मुँह है, लेकिन इसमें मानक हिंदी में से है। संप्रदान में कूड़े ने है, लेकिन इसमें केली है। अवदान में सय सु है, लेकिन इसमें से है। अधिकरण में पै ऊपर है, लेकिन इसमें बस मैं और पर है। तो मानक हिंदी में और पश्चिमी हिंदी में थोड़ा-सा डिफरेंस है, ध्यान देना है। और क्या अंतर है ये भी देख लिया जाए। सर्वनामों के प्रयोग में भी अंतर है। जैसे मुझ, मुझ, ठीक? तो ये मुझ सही है, ये मुझ नहीं सही है। हमारा, म्हारा, ठीक? अब देखिए क्रिया विशेषणों में भी उच्चारणगत अंतर है। जैसे अब, इब, अभी, इभी, वहाँ, वहाँ, यहाँ। देखिए यहाँ दिया है ना, यहाँ, जहाँ, जहाँ, क्यों, क्यों, क्यों ज़्यादातर प्रयोग होता है, लेकिन क्यों सही शब्द है, ठीक है? मानक हिंदी के इन स्त्रीलिंग प्रत्यय के स्थान पर पश्चिमी हिंदी में अन, अड़ प्रत्यय लगते हैं। जैसे चमारिन है तो चमारण, धोबिन है तो धोबड़, ठीक? तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो मानक हिंदी का इन है, उसके लिए पश्चिमी हिंदी में अन या अड़ हो जाता है, ठीक? तो चमारिन है तो इन लगा है इसमें, लेकिन ये गलत हो जाता है, चमारण हो जाता है। धोबिन का ये धोबड़ हो जाता है। तो अड़ और अन ये गलत है, ये नहीं है मानक, मानक ये इन है। अब देखिए उपयुक्त उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचलित मानक हिंदी का स्वरूप स्वतंत्र हो गया है और मेरठी हिंदी से वह कहीं अधिक परिष्कृत भी हो गया है। अतएव आचार्य वाजपेयी मतलब कि सूर्यदास वाजपेयी का यह कथन सही है कि राष्ट्रभाषा हिंदी का लेखक मेरठ की खड़ी बोली का एकमात्र अनुसरण नहीं कर सकता। मानक हिंदी ने देश विदेश अनेक शब्दों को देसी विदेशी अनेक शब्दों को ग्रहण कर और अपने परिवार की अनेक बोलियों और अन्य भाषाओं के प्रभावकारी तत्वों और शक्तियों को मिलाकर एक ऐसी परिष्कृत खड़ी बोली का शानदार रूप गठित किया है, जो आज राष्ट्रभाषा का गौरव बन गई है। आधुनिक हिंदी व्याकरण उसी परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी का प्रतीक है। इसने पश्चिमी हिंदी की मर्दानगी और पूर्वी हिंदी की मधुरता का सुंदर समन्वय किया है। तो यहाँ ये हम लोग का चैप्टर जो है समाप्त हो गया, ठीक? तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, इसके बाद ध्वनि होगा, तो उसमें वर्णमाला पढ़ा जाएगा, उसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो इसके बाद उसको पढ़ा जाएगा, ठीक? और तो उसको कल देखा जाए। अगर इसमें थोड़ा कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो इसमें क्या होता है कि इसमें सही से समझ में नहीं आता है। बुक रहती है तो उसमें पढ़ने में अच्छा रहता है, लेकिन इसमें कभी-कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक? तो जैसे देशी-विदेशी लिखा था, देश-विदेश हो गया, तो इसमें थोड़ा दिक्कत होता है पढ़ने में, तो आप लोग समझ लीजिएगा उसको। और कोई त्रुटि होगी तो उसको देखा जाएगा, फिर से पढ़ दिया जाएगा। तो अब आगे इसके देखा जाएगा वर्णमाला, ध्वनि में आएगा वर्णमाला। तो एक चैप्टर हम लोगों का समाप्त हो गया है, ठीक? यहाँ तक अभ्यास दिया है इसमें। अब ये ध्वनि जो है इसको पढ़ा जाएगा, वर्ण का स्वरूप, हिंदी के वर्ण, स्वर और व्यंजन। इसमें बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में इसको, ठीक है? यहीं से असली शुरू होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद।